नमस्कार। मैं आज मनोविज्ञान 12वीं के मनोविज्ञान की पुस्तक के तीसरे अध्याय जिसका शीर्षक है जीवन की चुनौतियों का सामना, इससे संबंधित बातें करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो इसमें हम देखेंगे इस अध्याय में कि हमारे जीवन में चुनौतियाँ कई तरह से सामने आती हैं और वो चुनौतियाँ हमारे ऊपर किस तरह का असर डालती है, हमारे सामाजिक व्यवहार पर, व्यक्तिगत व्यवहार पर, सामूहिक व्यवहार पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव डालती है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे और इसके हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत क्या है। जब भी हम किसी चुनौती के सामने होने पर उससे निपटने का प्रयास करते हैं, तो जो भी हमारे संसाधन हैं या व्यवस्था है, सभी चुनौतियां, समस्याएं एवं कठिन परिस्थितियां हमें दबाव में डालती है। लेकिन अगर हम इसका ठीक से प्रबंधन कर लेते हैं तो हमें दबाव से उबरने में मदद मिलती है। अक्सर जो दबाव हमारे सामने उत्पन्न होते हैं वे विद्युत की भांति होते हैं। बिजली देखी है ना, झट से आती है और झट से चली जाती है। कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में दबाव भी हमारे सामने आते हैं। दबाव हमें कई बार ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। ये हमारे भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं, यानी हमारी सजगता में वृद्धि करते हैं। ये हमारे निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। जिस तरह विद्युत की धारा अत्यंत तीव्र हो तो वह बल्ब की बत्ती को जला देती है, उसी तरह से अगर हमारे जीवन में दबाव की अधिकता हो जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगती है। तो इसमें हम एक शब्द है, देखिए आ रहा है यूस्ट्रेस। इस यूस्ट्रेस की स्थिति कब आती है? हर किस्म का जो दबाव होता है वह खराब नहीं होता। दबाव का वो स्तर जो आपके लिए लाभकारी है और चोटी के निष्पादन स्तर की उपलब्धि और छोटे संकटों के प्रबंधन के लिए व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है, इसे ही वर्णित करने के लिए हम यूस्ट्रेस शब्द का उपयोग करते हैं। फिर भी यूस्ट्रेस के व्यथा में परिवर्तित हो जाने की संभावना बनी रहती है। अब ये देखते हैं कि यह कैसे बनती है। दबाव की यह अवरोध या पिछली अभिव्यक्ति ही हमारे शरीर के जीर्ण होने का कारण होती है। अतः दबाव का वर्णन किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रति रूप में किया जा सकता है, जो उसकी साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। मैं यहाँ दबाव शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, इन सब बातों पर नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आपकी किताबों में ये सब मौजूद है। लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगी कि तनाव, अब चौथा जो है ये तो अर्थ की बात हो गई। फिर भी अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है स्ट्रेस, लैटिन के स्ट्रिक्ट से निकला है, जिसका अर्थ होता है बहुत संकीर्ण या तंग। तो आगे बढ़ते हैं। दबाव कारक जो चीजें होती है, ये ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे शरीर में दबाव को उत्पन्न करती है। ये शोर, भीड़, किसी के साथ हमारा संबंध खराब हो जाए तो, हमारे स्कूल या ऑफिस जाने में वहाँ हमारे कलीग के साथ हुई घटनाएं, तो इस तरह के जो बाह्य प्रतिबलक होते हैं या बाह्य कारक होते हैं, इनके प्रति जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो ये तनाव कहलाता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि तनाव के मूल्यांकन को हम किस तरह से देखें। तो तनाव का मूल्यांकन हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके मूल्यांकन के दो कारक हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्व अनुभव है, नियंत्रणकारी है, भाव प्रबोधन है। मैं इसे थोड़ा पीछे आगे देखती हूँ, ये शायद ये नहीं, मैं अब थोड़ा पीछे आकर भी देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ है जो छूट रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हम किस तरह से दबाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। दबाव का प्रत्यक्षण व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन, उनसे निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। दबावपूर्ण परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया बहुत सीमा तक घटनाओं के प्रत्यक्षण और उसकी व्याख्या या मूल्यांकन पर निर्भर करती है। ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मूल्यांकन का संबंध एक नए या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक, तटस्थ अथवा नकारात्मक परिणामों के रूप में प्रत्यक्षण से है। जब हम किसी घटना या प्रत्यक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं तो प्रायः हम उसका द्वितीयक मूल्यांकन करते हैं, जो व्यक्ति की अपनी सामना करने की योग्यता एवं संसाधनों का मूल्यांकन होता है कि क्या वे उस घटना द्वारा उत्पन्न नुकसान, खतरे, चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। ये संसाधन मानसिक, शारीरिक, वैयक्तिक अथवा सामाजिक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समझता है कि संकट से निपटने के लिए उसको सकारात्मक अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, कौशल तथा सामाजिक अवलंबी यानी कि सामाजिक सहारे की जरूरत उपलब्ध है, तो वह दबाव का अनुभव कम करेगा। मूल्यांकन का यह द्विस्तरीय प्रक्रम हमारी संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक जो अनुक्रियाएं होती है उसे निर्धारित करता है। बाह्य घटनाओं के प्रति हमारी सामयिक एवं शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। ये मूल्यांकन अत्यंत आत्मनिष्ठ होते हैं, यानी कि जो भी इन मूल्यांकनों को प्रयोग में लाता है उनके अपने स्वभाव का असर उस पर दिखाई देता है। ये कई कारकों पर निर्भर करते हैं। अब इसमें से एक है पूर्व अनुभव। यदि कोई व्यक्ति इसके पूर्व समान परिस्थितियों में सफलतापूर्वक निपट चुका हो तो वह परिस्थितियां उसके लिए कम खतरनाक होगी। दूसरा है नियंत्रणकारी। एक अन्य कारक यह है कि क्या दबाव उत्पन्न करने वाली घटना नियंत्रणीय है, अर्थात क्या परिस्थिति पर व्यक्ति का नियंत्रण है या प्रभुत्व है। एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि वह किसी नकारात्मक परिस्थिति के प्रारंभ होने या उसके प्रतिकूल परिणामों को नियंत्रित कर सकता है, तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसे वैयक्तिक नियंत्रण का कोई बोध न हो, कम दबाव का अनुभव करता है। दबाव का पद उन सभी पर्यावरणीय एवं वैयक्तिक घटनाओं को समाहित करता है जो किसी व्यक्ति के कुशल क्षेम या कल्याण के लिए चुनौती या खतरा होते हैं। ये बाह्य कारक हो सकते हैं जैसे शोर, वायु प्रदूषण, सामाजिक हो सकते हैं, किसी मित्र से संबंध टूट जाना, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, द्वंद्व, कुंठा, व्यक्ति का अकेलापन। इन दबाव कारकों के परिणाम स्वरूप अनेक दबाव प्रतिक्रियाएं होती है जिसे हम आगे देखेंगे। और तीसरा है भाव प्रबोधन। जब हम तनाव से निपटने में लगे रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर से कई ग्रंथियां क्रियाशील होती है और हमें चेतना जागृत होती है कि हम किस तरह से इस दबाव से निपटें। यही भाव प्रबोधन है। व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव। हम अब देखें कि व्यक्ति द्वारा दबाव के कितने अनुभव होते हैं। तीव्रता यानी कि दबाव तीव्र हो सकते हैं, कम अवधि के हो सकते हैं या अधिक तीव्र हो सकते हैं। अवधि यानी कि अल्पकालिक अवधि के हो सकते हैं, दीर्घकालिक हो सकते हैं। जटिलता यानी कि कम या अधिक जटिल हो सकते हैं। भविष्य कथनीयता, यह अप्रत्याशित हो सकता है या पूर्वानुमान के रूप में हो सकता है। किसी दबाव का परिणाम इस पर भी निर्भर करता है कि उपरोक्त आयामों पर किसी विशिष्ट दबावपूर्ण अनुभव का स्थान क्या है। प्रायः वे दबाव जो अधिक तीव्र, दीर्घकालिक या पुराने, जटिल या
अप्रत्याशित होते हैं, वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, बजाय उनके जो कम तीव्र, अल्पकालिक, कम जटिल तथा प्रत्याशित होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दबाव का अनुभव करना उसके शरीर क्रियात्मक बल पर भी निर्भर करता है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो दबाव से अच्छी तरह से निपटते हैं, और जिनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है वो उतनी अच्छी तरह से दबाव से नहीं निपट पाते। कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव, स्वसंप्रत्यय भी दबाव के अनुभव के लिए प्रासंगिक होता है। दबाव के अनुभव किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन जैसे धन, सामाजिक कौशल, सामना करने की शैली, अवलंब का नेटवर्क, इसके द्वारा भी निर्धारित होते हैं। दबाव के संकेत और लक्षण। हर व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, पालन पोषण तथा जीवन के अनुभवों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दबाव अनुक्रियाओं के अलग अलग प्रतिरूप होते हैं, अतः चेतावनी देने वाले संकेत तथा उनकी तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। हम में से कुछ व्यक्ति अपनी दबाव अनुक्रियाओं को पहचानते हैं तथा अपने लक्षणों की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर अथवा व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर समस्या की गहनता का आकलन करते हैं। दबाव के ये लक्षण शारीरिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक होते हैं। कोई भी लक्षण दबाव की प्रबलता को ज्ञापित कर सकता है। यदि इसका निराकरण न किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। दबाव के संकेत और लक्षण यहाँ हम देखें, इसमें सबसे पहले जो कारण दिया गया है वह है भौतिक और पर्यावरणीय दबाव। भौतिक दबाव वे मांगे हैं जिसके कारण हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन हो जाता है। पर्यावरणीय दशाएं हमारे परिवेश की ऐसी दशाएं होती है जो प्रायः अपरिहार्य होती है, जैसे कि वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, ग्रीष्मकाल की गर्मी, ऐसी अन्य चीजें। अब इसे हम थोड़ा सा गौर से देखें, हालांकि ये शुरू में ही था, लेकिन मैं इसे अभी दिखा रही हूँ। दबाव का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले किसी दबाव का कारण होता है। यह बाहरी या आंतरिक प्रतिबलक यानी स्ट्रेसर, यानी जो तनाव का कारक होता है उसे यहाँ हम प्रतिबलक कहेंगे। तो कारण के रूप में बाह्य या आंतरिक प्रतिबलक हो सकता है। इसके बाद आंतरिक दशा में कैसा बदलाव होता है? जो हम जैविक या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं करते हैं जो दबाव के अनुभव को जन्म देती है, जैसे कि हम दबाव का सामना करते हैं, दबाव से हम अपनी रक्षा करते हैं। परिणाम क्या होता है? यानी कि दबाव के प्रतिक्रिया स्वरूप कैसी चीजें उभर कर सामने आती है। जो भी दबाव या जिस दबाव का हमने सामना किया उस पर हम विजय पाते हैं, उस चुनौती पर विजय पाते हैं। और अगर हम विजय नहीं पा पाते, उस चुनौती से पार नहीं कर पाते, तो हमें बीमारी और तनाव घेर लेते हैं। ये वही है कि सिर्फ अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये मूल्यांकन मैंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगी इसे। किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है, जो उसकी साम्यावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। लेजारस के सिद्धांत के ये प्राथमिक मूल्यांकन और द्वितीयक मूल्यांकन को मैंने पहले ही बता दिया है। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। प्राथमिक मूल्यांकन का संबंध एक नए या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक, तटस्थ अथवा नकारात्मक परिणामों के रूप में प्रत्यक्षण से है। द्वितीयक मूल्यांकन जब हम किसी घटना का प्रत्यक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं तो प्रायः हम उसका द्वितीयक मूल्यांकन करते हैं। यहाँ हम देखें थोड़ा कि किन चीजों को यहाँ हम दिखाया गया है इस चित्र में। ये इसी पे
जो दबाव के जो कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। उसके आयाम, तीव्रता, अवधि, जटिलता, भविष्य कथनीयता, इसे हम पीछे ही इसका वर्णन हम कर चुके हैं। व्यक्ति की विशेषताएं कैसी होती हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, संवेदनशीलताएं। मनोवैज्ञानिक स्वरूप में मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव, स्वसंप्रत्य। सांस्कृतिक स्वरूप में सांस्कृतिक परिभाषाएं तथा अर्थ, प्रत्याशित अनुक्रिया, शैली। संसाधन के स्वरूप में क्या आते हैं? भौतिक, धन, चिकित्सा, देखभाल। वैयक्तिक में कौशल, सामना करने की शैली। सामाजिक में अवलंबन का नेटवर्क और व्यावसायिक सहायता। हम इसका भी वर्णन पीछे कर चुके हैं। अब देखते हैं कि दबाव का मूल्यांकन के रूप में कैसी अनुक्रियाएं आती हैं। ये शरीर क्रियात्मक हो सकती हैं, व्यवहारात्मक हो सकती हैं, संवेगात्मक हो सकती हैं और संज्ञानात्मक हो सकती है। इसे हम आगे वर्णित करेंगे। इसे ही थोड़ा आपकी सुविधा के लिए किया गया था। हम आगे आते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव क्या है। यह वे दबाव हैं जिन्हें हम मन में उत्पन्न करते हैं। ये दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं और दबाव के आंतरिक स्रोत होते हैं। क्या? सबसे पहला है कुंठा। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करती है, जो हमारे इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है, तो कुंठा उत्पन्न होती है। इसके अनेक कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक भेदभाव, अंतर्वैयक्तिक क्षति, कम मात्रा में स्कूल में कम अंक प्राप्त करना, 2 या 2 से अधिक। इसके बाद आता है द्वंद्व। 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकताओं, जरा ध्यान देंगे, असंगत आवश्यकताओं और अभिप्रेरकों में द्वंद्व हो सकता है। कि मान लीजिए कि हम नृत्य भी करना चाहते हैं और मनोविज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं। दोनों में कैरियर तो हम बना नहीं सकते, किसी एक में हमें कैरियर बनाना होगा और किसी एक को एक शौक के रूप में हम रख सकते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है आंतरिक दबाव। जब आप पर इस तरह से कोई किसी कार्य को करने के लिए दबाव डाला जाए जो आपके अपने जीवन मूल्यों के विपरीत हो, तो वह आंतरिक दबाव कहलाता है। यह हमारे उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होता है जो हमारी ही कुछ आशाओं पर आधारित होता है। जैसे मुझे हर कार्य में सर्वोत्तम होना चाहिए। सामाजिक दबाव उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब हमें इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ हमें अंतर्वैयक्तिक कठिनाई होती है। इसे हम व्यक्तित्व की टकराहट भी कह सकते हैं। सामाजिक दबाव में ये बाह्य जनित होते हैं, यानी कि बाहरी स्वरूप में होते हैं। दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु, बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी, सामाजिक दबाव के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये हम बता चुके हैं, अब इसे आगे बताने की जरूरत नहीं। आंतरिक दबाव, सामाजिक दबाव। अब आते हैं हम दबाव के स्रोत पर। दबाव के स्रोत में उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार कैसे होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जो दबाव के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं? तो सबसे पहले है जीवन की घटनाएं। जब से हम पैदा होते हैं तभी से बड़े और छोटे एकाएक उत्पन्न होने वाले और धीरे धीरे घटित होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। परेशान करने वाली घटनाएं। इस प्रकार के दबावों की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जो अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती है। इन परेशानियों को झेलने वाले व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम निम्न स्तर का होता है। अभिघातज घटनाएं।
अभी घातक घटनाएं जो होती है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं आती है। इस प्रकार की घटनाओं का बुरा प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद भी दिखता है। जैसे लूट की घटना, भूकंप की घटना, बाढ़ की घटना आपको इसके समाप्त होने के बाद भी डराती रहती है। दबाव के प्रभाव के रूप में अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रभाव डालती है। अनेक प्रभावों की प्रकृति शरीर क्रियात्मक होती है, लेकिन चार प्रमुख दबाव के प्रभाव संबद्ध हैं। सबसे पहला है कि संवेगात्मक प्रभाव। वे व्यक्ति जो दबावग्रस्त होते हैं प्रायः आकस्मिक मनःस्थिति परिवर्तन का अनुभव करते हैं। कुछ स्थितियों में इसके कारण एक दुष्चक्र आरंभ होता है, जिससे विश्वास में कमी होती है, जिसके कारण गंभीर संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपके शारीरिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, दुश्चिंता हो सकती है, अवसाद की भावनाएं हो सकती है। शरीर क्रियात्मक प्रभाव। जब शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव मनुष्य के शरीर पर क्रियाशील होते हैं तो शरीर में कुछ हार्मोन शारीरिक क्रिया में विशिष्ट परिवर्तन कर देते हैं। दीर्घकालिक रूप में यह शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, जैसे एपिनेफ्रिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव, एड्रेनलिन और कार्टिसोल का स्राव। ये हार्मोन हृदय गति, रक्तचाप स्तर, चयापचय, शारीरिक क्रिया में विशिष्ट परिवर्तन कर देते हैं। हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये सब शरीर क्रियात्मक प्रभावों के उदाहरण हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव। यदि दबाव निरंतर रूप से बना रहता है तो व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रस्त हो जाता है। उच्च दबाव के कारण व्यक्ति में ठोस निर्णय लेने की क्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी, स्मृति में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। व्यवहार पर प्रभाव। दबाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कम पौष्टिक भोजन करने, उत्तेजित करने वाले पदार्थों जैसे कैफीन, सिगरेट, शराब का सेवन, इन सब में परिलक्षित होता है। जो उपशामक औषधियां हैं वो भी व्यसन बन जाती हैं। जैसे जो आप दवा खाते हैं, मनोरोगी लोग जो दवा खाते हैं वो भी कभी कभी आदत बनने के रूप में आ जाती है। इससे एकाग्रता में कठिनाई, समन्वय में कमी, चक्कर जैसी चीजें दिखने लगती हैं। दबाव के कुछ ठेठ या प्ररूपी व्यवहारात्मक प्रभाव में आपकी नींद का जो पैटर्न है उसमें परेशानी आने लगती है। नींद कभी कभी नहीं आती है। आपका जो कार्य करने का तरीका है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें कमी आने लगती है। आगे दूसरे वीडियो में और भी बातें होगी। फिलहाल इन प्रश्नों को देखिए। दबाव कारक आयामों में कौन नहीं आता? दबाव मूल्यांकन की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? दबाव के स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? अभी हमने दबाव से संबंधित बहुत सी बातें की। दबाव हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है, कितना असर डालता है, वह हमारे व्यवहार को, हमारे संज्ञानात्मक स्वरूप को, संवेग पर कितना असर डालता है, दबाव के क्या कारण हो सकते हैं, इन सब बातों पे चर्चा की। आगे हम दबाव और स्वास्थ्य, सामान्य अनुकूलन संरक्षण, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो अभी आप मुझे दीजिए विदा और मैं तुरंत हाजिर